दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो अपने पिछले वीडियो है उसमें अपन ने थार्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अपन ने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और क्या इसका शैक्षिक महत्व है, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसमें अपन देखेंगे कि स्किनर ने ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर व्यवहार दो प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से व्यवहार होते हैं और किन दो जानवरों पर स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे और वो प्रयोग किस प्रकार के किए थे, किस चीज पर वो आधारित थे, इन सब के बारे में अपन आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपको एग्जामिनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन नहीं देकर पेपर में वो आपको आरएस थ्योरी भी दे सकता है। आरएस थ्योरी भी इसको बोलते हैं, यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ये इसका नाम है। और जो परंपरागत थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था जिसके बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी, वो एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जबकि स्किनर का जो प्रयोग है वो आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रयोग है स्किनर का। तो आपको स्किनर, जैसे यहाँ पे लास्ट में रे है तो यहाँ से आपको आर ध्यान में रखना है, रे का आर। तो इस चीज से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, दोनों में कंफ्यूज आप होंगे नहीं। आर एस थ्योरी स्किनर की है और एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके कई उपनाम हैं। जैसे इसको एक तो क्रिया प्रसूत इसका नाम है, इसके अलावा इसको क्रियात्मक अनुसंधान भी इसको बोला जाता है। एक इसका नाम है नेमेतिक अनुबंधन। नेमेतिक अनुबंधन इस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नेमेतिक अनुबंधन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबलीकरण थ्योरी, या इसको अपन बोल सकते हैं, इसका एक नाम और है रिक्त उपागम। तो ये सब इसके उपनाम है। ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्रिया प्रसूत आरएस थ्योरी, नेमेतिक अनुबंधन, सबलीकरण का सिद्धांत, रिक्त उपागम। इसके अलावा इसको सक्रिय अनुबंधन भी बोल सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन। तो ये इसके कुछ उपनाम है स्किनर की थ्योरी के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं कि स्किनर ने ये प्रयोग कब किए और किन जानवरों पर ये प्रयोग किए और उसके आधार पर शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, बीएफ स्किनर जो थे उन्होंने 1938 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत सन 1938 में दिया था, तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, 1938। स्किनर का प्रयोग क्या था वो देखते हैं अपन। स्किनर बॉक्स, अर्थात स्किनर ने एक बॉक्स का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। उसमें चूहे को रखा, चूहा इधर उधर घूमता है, लीवर को दबाता है और उसको भोजन प्राप्त होता है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, ये एक चूहा है और ये स्किनर बॉक्स है। इस स्किनर बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखा स्किनर ने और उसके बाद उसमें एक, ये जो आपको लीवर दिख रहा होगा, एक ऐसा बटन लगाया जिस बटन को दबाने से एक आवाज होती और आवाज के साथ उसको भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पे स्पीकर आपको दिख रहा होगा। तो भोजन के साथ चूहे को आवाज भी मिलती और उसको भोजन भी प्राप्त होता था। तो पहली बार जब चूहे को इस बॉक्स में रखा गया तो चूहा इधर उधर दौड़ने की क्रिया करता है, लेकिन फिर एक बार वो लीवर को टच करता है और एक खट की आवाज के साथ उसको भोजन प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे जब चूहा भोजन कर लेता है, उसकी जब वापस भूख लगती है तो वापस वही क्रिया दोहराता है, लीवर को टच करता है, ठक की आवाज होती है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे चूहा जो है वो इसमें अनुबंधन स्थापित कर लेता है, एक
अनुबंध उसका बन जाता है कि लीवर को दबाने से भोजन प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे चूहा ये सब करना सीख जाता है। तो इसके आधार पर स्किनर ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध किया कि पुनर्बलन और सबलीकरण एक बालक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जब बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको तुरंत पुनर्बलन मिलता है, सबलीकरण मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो वो अच्छी क्रिया बालक बार बार दोहराने लगता है। जिस प्रकार चूहे को भोजन प्राप्त हुआ तो वही क्रिया वो बार बार दोहराने लगा। चूहे के अलावा स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया था। तो आपको ये दोनों जानवर ध्यान में रखने हैं, चूहे और कबूतर पर स्किनर ने प्रयोग किया था। अब कबूतर पर क्या प्रयोग किया था स्किनर ने? कबूतर पर स्किनर ने एक कबूतर को पिंजरे में बंद किया, उस कबूतर को भूख लग रही थी, और जब वो कबूतर, सेम ऐसा ही प्रयोग वो भी था, जब वो कबूतर एक माध्यम के दौरान एक दाईं ओर घूमकर एक विशेष जगह पर अपनी चोंच मारता तो उसको एक दाना प्राप्त हो जाता था। धीरे धीरे कबूतर ये क्रिया करना सीख जाता है, उसको पता है कि ऐसे घूमकर, दाईं तरफ घूमकर चोंच मारने से अपने को दाना प्राप्त हो जाता है। तो जो कबूतर है और ये जो चूहा है, वो जो भोजन उनको प्राप्त होता है वो उसको पुरस्कार के रूप में समझते थे कि अपने को ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है अपन जो क्रिया कर रहे हैं उसके बदले में। तो वही क्रिया वो बार बार दोहराने लगते हैं। यही स्किनर का प्रयोग चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग के आधार पर स्किनर ने परंपरागत एस आर सूत्र को आर एस सूत्र में परिवर्तित कर दिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। इसके आधार पर उत्सर्जित अनुक्रियाओं को क्रिया प्रसूत तथा निष्कर्षित अनुक्रियाओं को उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। और स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो व्यवहारों से की है, एक तो अनुक्रिया व्यवहार है और एक प्रसूत व्यवहार है। जो हर व्यक्ति दो तरह के व्यवहार करते हैं, आप भी दो तरह के व्यवहार करते हो, एक तो है अनुक्रिया व्यवहार और एक है प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार क्या होता है? स्किनर के अनुसार अनुक्रिया व्यवहार वो होता है जो किसी उद्दीपक के कारण होता है। कोई भी उद्दीपक होता है उसके कारण अनुक्रिया व्यवहार होता है। जैसे अगर आपको एक पिन चुबा दी जाए तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे वहां से। अगर आपको कोई चीज गर्म लगती है तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में टॉर्च से फोकस डाला जाए तो आप तुरंत अपनी पलकों को बंद कर लोगे। या जब आपको भूख लग रही हो और आपकी फेवरेट डिश आपके सामने हो तो आपके मुंह से पानी आने लगता है। तो ये जो सब क्रियाएं हैं ये उद्दीपक के माध्यम से होती है। अगर उद्दीपक नहीं होगा तो ये क्रियाएं नहीं होगी। अगर टॉर्च की लाइट आपकी आंखों में नहीं जाएगी तो आपकी आंखें स्वतः ही बंद नहीं होगी। तो ये सब क्रियाएं एक उद्दीपक के माध्यम से होती है। यहाँ पे उद्दीपक टॉर्च है और पलके झपकाना आपकी एक अनुक्रिया व्यवहार है। दूसरा व्यवहार उन्होंने बताया है प्रसूत व्यवहार। प्रसूत व्यवहार वे क्रियाएं, वे इच्छाएं, वे अनुक्रियाएं होती है जो स्वैच्छिक होती है, बिना किसी कारण के होती है, बिना किसी उद्दीपक के होती है। ऐसी क्रियाएं जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक बालक है जो इधर उधर पैर हिलाता रहता है बिना किसी कारणवश। जिस प्रकार आप भी इस समय वीडियो को देखते हुए यही क्रिया कर रहे होगे, आप अपने पैर हिला रहे होगे इधर उधर या अपना हाथ हिला रहे होगे, तो ये जो क्रिया आप कर रहे हो इस समय वो प्रसूत व्यवहार है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है। और स्किनर का कहना है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा ये प्रसूत व्यवहार करता है, अनुक्रिया व्यवहार कम करता है, प्रसूत व्यवहार अधिक करता है। जिस प्रकार एक बालक है वो किसी एक खिलौने से खेलते हुआ उसको छोड़ देता है, दूसरा खिलौना ले लेता है, इसके अलावा इधर उधर वो हाथ घुमाता रहता है। तो ये सब जो क्रिया है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है, वो सब क्रियाएं प्रसूत व्यवहार कहलाती है। और जिनके पीछे एक उद्दीपक होता है वो अनुक्रिया व्यवहार होता है। तो चूहे और कबूतर के पीछे एक उद्दीपक था, उनका भोजन प्राप्त करना, और आपके पीछे उद्दीपक है कि आपको शिक्षक बनना है, तो आप पढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं वो एक अनुक्रिया व्यवहार है। तो ये स्किनर ने अपने सिद्धांत में व्यवहार की दो व्याख्याएं दी है। आगे बात करते हैं, स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को प्रधान बताया है। ये अब चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इस सिद्धांत का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक बालक को जब वो कोई भी क्रिया करता है, जैसे मान लो उसने पहाड़े आज याद कर लिए, तो उसको पुरस्कार स्वरूप कुछ मिलना चाहिए, उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए, उसको एक शाबाशी जिसको अपन बोलते हैं, अगर वो मिलती है तो बालक वही क्रिया, वही व्यवहार पुनः बार बार दोहराता है, वो पढ़ने में ज्यादा रुचि
दिखाता है। और ये जो पुनर्बलन है ये तुरंत दिया जाना चाहिए, उसी समय बालक को मिलना चाहिए। अगर आप उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद देते हो तो वो इफेक्ट नहीं करता है। पुनर्बलन बालक को तुरंत मिलना चाहिए। इसका शैक्षिक महत्व देखें कि शिक्षा में इस प्रयोग का किस प्रकार महत्व है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है, अर्थात अगर आप बालक को उसके अच्छे व्यवहार के प्रति उसको पुनर्बलन दोगे, उसको शाबाशी दोगे, उसको कोई पुरस्कार दोगे, उसको वही क्रिया करने के लिए उत्साहित करोगे, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वो जो पहले उसकी गलत क्रियाएं थी, जो जैसे मान लो वो पढ़ने के लिए नहीं बैठता था, तो उन क्रियाओं को वो धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, अर्थात उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होने लगेगा। वो अब पढ़ने लगेगा, या आप जो क्रिया उससे करवाना चाहते हो अगर उसको पुनर्बलन दोगे तो वो क्रिया वो बार बार दोहराने लगता है। अच्छे व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए, ये स्किनर का मानना था। इसके अलावा जटिल कार्य को सिखाने में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई मुश्किल कार्य है, मुश्किल कार्य को करने के लिए एक विद्यार्थी को बोरियत महसूस होती है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है मैथ का, तो उसको करने में उसको बोरियत महसूस होगी, वो एक उसके लिए जटिल कार्य होगा। लेकिन उसके पीछे अगर उसको उद्दीपक दिया जाएगा, उसको पता होगा कि इसको करने के बाद मुझको कोई पुरस्कार स्वरूप कुछ मिलने वाला है, तो वो जटिल कार्य को भी करने में रुचि दिखाने लगता है। तो जटिल कार्य को सिखाने में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कार्य की सफलता अभिप्रेरणा का अच्छा स्रोत है, अर्थात जब बालक को ये पता होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसकी सफलता निश्चित है, तो वो उसको एक अभिप्रेरणा का स्रोत मानता है। जब बालक कोई भी कार्य करता है, जैसे मान लो आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे मुझको सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये जो सफलता मिलने की आपकी दृढ़ संकल्प है, ये जो आपका विश्वास है, इस विश्वास के कारण आपको अपने आप मोटिवेशन प्राप्त होगा, और वही मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो कार्य की सफलता अभिप्रेरणा का अच्छा स्रोत माना गया है। आप अपने दृढ़ निश्चय को बनाकर रखोगे कि मैं जब पढ़ाई करूंगा तो मेरे को शिक्षक बनना ही है, ये आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो ये जो विश्वास होगा यही आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहता है, ये स्किनर का मानना था। दोस्तों आगे बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो दोस्तों आलोचनाओं में कुछ आलोचनाएं इस सिद्धांत की गई है कि स्किनर ने अपने अध्ययन में जो जानवर लिए हैं वो निम्न स्तर के जानवर हैं, जिनका व्यवहार और मानव का व्यवहार दोनों अलग अलग होता है। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए एक विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है, एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है जो हर जगह उपलब्ध नहीं होता। सीखने के अंतर्दृष्टि जो होती है, सीखने में बालक की इच्छा और जो अंतर्दृष्टि होती है उसको इस प्रयोग में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं जो भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए और आधार स्टडी टाइप कीजिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ, एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।